आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज। ये इतिहास के 12 की पुस्तक का ये चैप्टर 10 है जिसका नाम है उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज। मतलब इस चैप्टर में हम विशेषकर उपनिवेशवाद को समझने का प्रयास करेंगे और वो ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सबसे पहले उपनिवेशवाद का अर्थ मैं आप लोगों को बता दूँ। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है जब एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर बलपूर्वक अपना अधिकार जमा लेता है और न सिर्फ वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल करने लगता है बल्कि वहाँ के रहने वाले लोगों के राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, धार्मिक अधिकार के से वो जो है काफ़ी जुड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम उपनिवेशवाद कहेंगे। जिससे और एक चीज़ इसमें ऐड करना पड़ेगा कि ना सिर्फ वो शक्तिशाली राष्ट्र उस कमज़ोर राष्ट्र पर बलपूर्वक अपना अधिकार जमा रहा है बल्कि साथ ही साथ वो वहाँ से बहुत सारे लाभ भी अर्जित कर रहा है। मतलब अगर कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमज़ोर राष्ट्र पर बलपूर्वक अधिकार कर लेता है और वहाँ से उसे बहुत सारे लाभ मिलने लगते हैं तो ऐसी स्थिति को हम उपनिवेशवाद की स्थिति कहेंगे। इसमें जो कमज़ोर राष्ट्र होता है वो उस शक्तिशाली राष्ट्र का उपनिवेश बन जाता है। तो भारत को भी 200 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनाकर रखा गया। तो जब हम उपनिवेशवाद की बात करेंगे तो यहाँ पर ब्रिटेन का जो अधिकार यहाँ पर कायम रहा उस स्थिति को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ के ग्रामीण समाज को समझने का प्रयास करते हैं। चूँकि भारत शुरू से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है, शुरू से ही भारत को एक गाँव का देश माना जाता रहा है। यहाँ की 70% जनता जो है वो गाँव में निवास करती है और उनकी अर्थव्यवस्था का साधन कृषि रहा है। तो कृषि जहाँ पे उन्नत रहेगी वहाँ के उद्योग धंधे भी काफ़ी उन्नत अवस्था में रहेंगे। क्योंकि जितने भी उद्योग धंधे हैं उन सभी को कच्चा माल जो है वो कृषि उत्पादों से ही मिलता है। तो अगर कृषि का उत्पादन अच्छा होगा तो उद्योगों को उनका कच्चा माल बहुत ही अधिक मात्रा में मिल पाएगा और फिर उनका जो प्रोडक्ट जो वो बना रहे हैं वहाँ से उत्पादित वस्तुओं के माल में वृद्धि होती रहेगी और फिर व्यापार उन्नत अवस्था में होगा और इस तरह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो जब हम भारत की बात करें तो भारत की जलवायु बहुत अच्छी थी, यहाँ वर्षा बहुत अच्छी हो रही थी। तो यहाँ की उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ पे बहुत अच्छी अवस्था में कृषि थी और यही कारण है कि यहाँ के उद्योग धंधे भी बहुत उन्नत दशा में थे। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो अभी जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उन्हें बार बार कुछ विदेशी यात्रियों के नाम हम लोग ले रहे थे, जिसमें अब अब्दुल रज़्ज़ाक़ के बारे में हमने पढ़ा, इब्न बतूता के बारे में पढ़ा, हमने प्लिनी का जिक्र बार बार देखा कि उन्होंने जब भी भारत के बारे में कहा तो भारत की अर्थव्यवस्था की, यहाँ की आर्थिक समृद्धि की उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की है। उन्होंने बार बार ये कहा है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है वो उसका भी उल्लेख करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत जो है, चूँकि यहाँ पे कृषि अच्छी है इसलिए यहाँ पे उद्योग धंधे बहुत अच्छे हैं और यहाँ से बहुत सारे ऐसे सामान बनाए जा रहे हैं जो ना सिर्फ राज दरबार की शोभा बढ़ा रहे हैं बल्कि विदेशों में भी इनका निर्यात किया जा रहा है। और चूँकि बहुत सारे यहाँ के सामान विदेशों में निर्यातित हो रहे हैं इसलिए विदेशों का जो सोना चांदी है वो भारत आ रहा है, क्योंकि उस समय सोने और चांदी में ही विनिमय होता था, विनिमय का साधन सोना और चांदी ही था। तो इस तरह से यहाँ के सामान जब विदेशों में बेचे जा रहे हैं तो विदेशों का सोना और चांदी यहाँ आ रहा है और इस तरह से भारत की समृद्धि में काफ़ी वृद्धि हो रही है। और यही कारण है कि अब्दुल रज़्ज़ाक़, प्लिनी और इब्न बतूता ने जो भारत की समृद्धि की प्रशंसा की है, भारत को सोने की चिड़िया कहा है, तो उसका कारण यही है। अब फिर हम देख रहे हैं कि जितने भी आक्रमणकारी जो भारत आ रहे हैं उन्होंने यहाँ पे आक्रमण करके न सिर्फ यहाँ पर अधिकार जमाया है बल्कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस क्रम में भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, यहाँ की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो इस तरह से भारत की समृद्धि जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिर हम देख रहे हैं कि 1600 के आसपास में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ रही है। तो जब वो भारत आ रही है तो उनका उद्देश्य यहाँ पर व्यापार करना है। वो यहाँ पे व्यापार के उद्देश्य से आए हैं और काफ़ी अच्छी तरह से उनका व्यापार चल भी रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पलासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद वो उनको जब भारत का दीवानी अधिकार भी प्राप्त हो रहा है उसके बाद उनकी जो मंशा है वो ना सिर्फ व्यापार तक सीमित रह गई बल्कि वो अब यहाँ पर अधिकार भी करने लगे, वहाँ पे शासन का अधिकार भी उनको मिल गया है। इसी बीच हम देख रहे हैं 1750 ईस्वी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही है और उस ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होने का परिणाम यह हो रहा है कि यहाँ पर जितने भी उद्योग धंधे हैं और कृषि है उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अब भारत में जितने भी तैयार माल हैं उनकी खपत भारत में नहीं हो पा रही है। चूँकि ब्रिटेन को अपने उद्योगों के लिए जितना भी कच्चा माल चाहिए हो रहा है वो यहाँ के कृषि उत्पादों से उसे मिल जा रहा है और यहाँ के उद्योगों के लिए अब जो कच्चा माल है वो नहीं बच पा रहा है, क्योंकि यहाँ का जितना भी कच्चा माल है वो अब ब्रिटेन चला जा रहा है। ब्रिटेन न सिर्फ यहाँ से कच्चा माल जा रहा है बल्कि वहाँ के जितने भी तैयार माल है उनको
जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत में लाकर यहाँ के बाज़ारों में बेच रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ब्रिटेन का जो तैयार माल है वो जब भारत में बेचा जा रहा है तो वो बहुत ही कम मूल्य पे बेचा जा रहा है, और भारत के जो भी बने हुए माल हैं उनको यहाँ पे कोई नहीं खरीद रहा है, क्योंकि अब वही सामान अब कम दामों में जो मिल रहा है तो लोग कम दामों में मिलने वाले सामान को खरीद रहे हैं, और भारत की बनाई हुई वस्तुओं की जो मांग है वो दिनों दिन घटती जा रही है, और एक समय ऐसा है जबकि उसकी मांग बिल्कुल भी कम हो गई। तो अब इसका असर ये हो रहा है कि उद्योग धंधों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगा है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी की जो सहायक संधि और राज्य हड़प की नीति है, उसके बाद यहाँ के जितने भी देसी रियासत हैं उनको हड़प लिया जा रहा है, उनको ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश राज्यों में मिला लिया जा रहा है। तो इस तरह से ना सिर्फ उद्योगों का बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि औपनिवेशवाद का प्रभाव ये भी हो रहा है कि यहाँ के रजवाड़ों की स्थिति और उनका सम्मान भी डगमगाने लगा है। अब फिर हम देखेंगे कि इस यहाँ से जब जो भी कच्चे माल नहीं मिलने के कारण यहाँ के उद्योग धंधों पर बुरा असर पड़ रहा है, तो यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे अब उस पर भी बुरा असर पड़ने लगा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग जो भी चीज़ें बना रहे थे वो अब राज दरबार की भी शोभा बढ़ा रहे थे। तो अब चूँकि राज दरबार ही नहीं रहा है, इसलिए राज दरबारों में इनकी बनाई हुई चीज़ों की मांग भी नहीं रही, तो इसका भी पूरा प्रभाव यहाँ पर हम देखने को हमें मिल रहा है। फिर हम देखेंगे, अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका जहाँ पर गृह युद्ध चल रहा था 1864 से लेकर 1865 ईस्वी में जब गृह युद्ध समाप्त हो जा रहा है, तो इससे पहले जब अमेरिका में गृह युद्ध नहीं चल रहा था तब ब्रिटेन जो है वो यहाँ अमेरिका से कपास का निर्यात करता था, आयात करता था। लेकिन अब चूँकि जब वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा था तो उस समय उसने भारत में कपास की खेती के लिए यहाँ के किसानों को मजबूर किया, और यहाँ के जो कपास है वो ब्रिटेन जाने लगा, और ब्रिटेन अपने आयात के लिए भारत पर ही निर्भर हो गया। इसीलिए भारत में जितने भी कृषक थे जो और भी चीज़ें उपजा सकते थे वो सब अब बाध्य हो गए कपास उपजाने के लिए। लेकिन जैसे ही अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त हुआ तो अब ब्रिटेन वापस से अमेरिका से ही जो कपास है वो लेने लगा, और भारत में जो किसान अब कपास की खेती करने लगे थे उनकी कृषि तबाह हो गई, उनके बनाए हुए कपास जो हैं वो अब बर्बाद होने लगे, क्योंकि उनको अब हमें ब्रिटेन खरीदने वाला नहीं था। इसके अलावा वहाँ के जो सूती वस्त्र उद्योग थे जो बहुत ही उन्नत अवस्था में थे, जिसके कारण वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई थी, अब वो ब्रिटेन के बनाए हुए सूती वस्त्र जो है वो अब भारत के बाज़ारों में बिकने लगे, और यहाँ के जो हाथ से बनाए हुए जो सूती वस्त्र थे उनका जो मांग है वो बिल्कुल कम हो गई। तो इस तरह से न सिर्फ किसानों के माल बर्बाद हो रहे हैं, उनको खरीदने वाला कोई नहीं है, बल्कि उनकी कृषि का भी अब उनके लिए कोई महत्व नहीं रहा। इस तरह से ब्रिटेन की जो नीति थी उसके तहत भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, और भारत का लगातार शोषण होने लगा, वो लगातार कर्ज में डूबते गए यहाँ के कृषक, उनकी कृषि तबाह हो गई, वो साहूकारों के चंगुल में फंसने लगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई है उसका दुष्प्रभाव भारत पे भी देखने को मिल रहा है। अब हम आगे समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के क्या कारण थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि उपनिवेशवाद का अर्थ होता है एक शक्तिशाली राष्ट्र अगर किसी कमजोर राष्ट्र पर बलपूर्वक अधिकार जमा लेता है, और वहाँ से यानी उस कमजोर राष्ट्र से अगर उस शक्तिशाली राष्ट्र को बहुत सारे लाभ मिलने लगे तो ये स्थिति उपनिवेशवाद की स्थिति कहलाती है। तो भारत में उपनिवेशवाद का क्या कारण था, भारत को क्यों ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाया, इसके पीछे के कारणों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जब भी हम उपनिवेशवाद की बात करते हैं तो उपनिवेशवाद के कारणों में हम कुछ मूल बातों का जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कच्चे माल की प्राप्ति, निर्मित मालों की खपत, ईसाई धर्म का प्रचार, प्रतिकूल जलवायु और समृद्धि की लालसा। तो ये है उपनिवेशवाद के मेन कारण, जिसमें से अब हम एक एक करके सबको डील करेंगे। तो जैसे कि इसका पहला कारण है कच्चे माल की पूर्ति। तो हमने देखा कि जब ब्रिटेन का भारत में जब उसको सरकार, चूँकि वो व्यापार के उद्देश्य से आया था, और जब उसे यहाँ की दीवानी अधिकार भी मिल गया, यानी कि जब उसे यहाँ पे शासन करने का अधिकार भी मिल गया, तो फिर उसने धीरे धीरे करके यहाँ के उद्योगों पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया, यहाँ पर अपने देश के बनाए हुए माल को यहाँ पे बेचने की शुरुआत की, यहाँ के कृषि को उसने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया, यहाँ के लोगों को नील की खेती करने के लिए, कपास की खेती करने के लिए बाध्य किया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से ब्रिटेन को अपने उद्योगों के लिए बहुत सारे कच्चे माल मिल जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो चुकी है और वहाँ पर शायद कच्चे मालों की उतनी ज़्यादा उपज नहीं हो रही थी, तो उनको जो कच्चे माल अपने उद्योगों के लिए चाहिए था वो उन्हें भारत से आसानी से मिल जा रही थी। क्योंकि भारत पर उसने अपना अधिकार जमाया हुआ था, इसीलिए उसे यहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति में कोई ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उपनिवेशवाद का यहाँ पे जो कारण है कच्चे माल की प्राप्ति, तो वो कच्चा माल भारत से ब्रिटेन को आसानी से मिल जा रहा था, इसीलिए भारत को उसने अपना उपनिवेश बनाया।
दूसरा जो कारण है निर्मित माल की खपत। तो चूँकि ब्रिटेन को अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है पर्याप्त मात्रा में मिल जा रहा था, लेकिन अब जो वहाँ पे उत्पादन में आशातीत वृद्धि हो रही, चूँकि वहाँ औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, वहाँ पे मशीनों का उपयोग शुरू हो चुका है, तो अब मशीनों के उपयोग हो जाने के कारण जो उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है, वो उत्पादित माल वहाँ के बाज़ारों में बिकने के बाद बहुत सारे माल शेष रह जा रहे हैं, तो उस माल को यहाँ बाज़ार के रूप में उसे भारत मिल गया है और वो भारत के बाज़ारों में उस माल को बेचने लगा है। तो इस तरह से उसे कच्चे माल की भी पूर्ति हो जा रही है और अब उसे अपना तैयार माल बेचने के लिए एक बाज़ार भी मिल जा रहा है। तो बाज़ार की तलाश के लिए भी उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद का एक कारण बाज़ार की प्राप्ति भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है ईसाई धर्म का प्रचार। क्योंकि उपनिवेशवाद की स्थापना व्यापार से रिलेटेड नहीं होती है, उसका एक कारण धर्म का प्रचार भी होता है। तो इस तरह से वहाँ पे यूरोप में उस समय ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था और उनकी ये कोशिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों में ईसाई धर्म को फैला सकें। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पर भी बहुत सारे ईसाई मिशनरी आ रहे हैं और समय समय पर ये ईसाई मिशनरी भारत पर आ रहे हैं और भारत पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को तरह तरह के लालच दिए जा रहे हैं, जैसे अगर वो ईसाई धर्म प्रचार करते हैं, तो ईसाई धर्म को एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें उनके पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की जो नीतियाँ हैं वो इस ओर इशारा करती हैं कि वो किसी भी तरह से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में करना चाहते थे। नेक्स्ट है प्रतिकूल जलवायु। भारत की जलवायु और यूरोप की जलवायु में काफ़ी ज़्यादा अंतर था और यहाँ की जो जलवायु थे वो कुछ खास फसलों की उपज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जैसे आलू, तंबाकू, भुट्टा, गरम मसाले, चीनी, कॉफ़ी, चावल इत्यादि। ये सभी अंग्रेज़ों के या ब्रिटेन में नहीं उपजाए जा सकते थे क्योंकि वहाँ की जलवायु इन सभी चीज़ों के लिए प्रतिकूल थी। इसीलिए भी यहाँ के इसे भारत को ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाया। उसके बाद है समृद्धि की लालसा। तो जिस देश के पास जितने ज़्यादा उपनिवेश होंगे उस देश की समृद्धि विश्व के समक्ष उतनी ज़्यादा होगी और उस देश की शक्ति विश्व के समक्ष उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यही वो कारण था कि ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, ताकि वो भारत को अपना उपनिवेश बना सके और भारत और विश्व के समक्ष अपनी शक्ति प्रदर्शित कर सके कि उसके पास कितने अधिक और कौन कौन से उपनिवेश हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उपनिवेशवाद के जो कारण हैं वो भारत में वो सभी कारण मौजूद थे जिसके कारण ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि उपनिवेशवाद के क्या दुष्परिणाम भारत को भुगतने पड़े। ठीक है, थैंक यू।